ये लो। तो डॉक्टर साहब अब कार्यक्रम का आरंभ किया जाए, क्योंकि आज की जी। हमारी वक्ता डॉक्टर साहब आ चुकी हैं और आज का जिस विषय पर आपको पाथेय देना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर सुधा त्रिवेदी द्विवेदी से निवेदन करूंगा कि अपना वीडियो ऑडियो ऑन करें, हम लोगों को सुने और पाथेय दे। तो दीदी आ जाती हैं तो कार्यक्रम आरंभ करते हैं। हाँ दीदी, मैं सर्वप्रथम लोक पहल का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सामाजिक हस्तक्षेप है और यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जनता तक ले जाने, उसका प्रचार प्रसार करने तथा जो जन की समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, उसे सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करना लोक पहल का मुख्य उद्देश्य है। और लोक पहल जिनके नेतृत्व में कार्य करता है वे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े उत्तरदायित्व वाले स्वयंसेवक डॉक्टर वीके सिंह, जो इस लोक पहल के संयोजक हैं, वो प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं। प्रोफेसर संतोष सिंह, जो सर सुंदरलाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रोफेसर हैं और संघ में उनका विशिष्ट दायित्व है। इसी प्रकार प्रोफेसर अवनीश पार्थिरकर सर, जो प्रबंधन के प्रोफेसर हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में, और मेरठ के अभियांत्रिकी कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर आलोक चौहान सर इसके महत्वपूर्ण स्तंभों में हैं। और इस लोक पहल का 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान है। पूज्य रज्जू भैया, जो संघ के सरसंघ चालक रह चुके हैं, पूज्य संघ चालक रह चुके हैं। पंडित मदन मोहन मालवी, पूज्य अशोक सिंघल जी, महंत अवैद्यनाथ जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं, हमारे वैचारिक प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके की वैचारिकी का प्रचार प्रसार करना और निरंतर समाज में राष्ट्रवाद के, सांस्कृतिक राष्ट्रभाव के भाव का स्पंदन करना, लोक जागरण करना लोक पहल का मुख्य उद्देश्य है। लोक पहल भारत की आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करता है। हमारे जो संयोजक हैं वह क्षेत्रीय विचार प्रमुख हैं स्वदेशी जागरण मंच के, जो संघ का एक बहुत विशिष्ट आर्थिक प्रकल्प है। तो इसमें समस्त लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही स्वयंसेवक हैं और वो लगातार अपनी याज्ञिक अनुष्ठान में अपनी आहुतियां देते रहते हैं। और यह अनवरत 2.5 वर्षों से यह प्रयास चल रहा है कि प्रत्येक रविवार को एक महनीय व्यक्तित्व को हम लोग पहल पर आमंत्रित करते हैं और बहुत ही सामयिक विषय पर, सामयिक और शाश्वत दोनों विषयों पर हम परिचर्चा कराते हैं, विमर्श करते हैं, उसकी मीमांसा करते हैं, जिससे लोगों का मानस बन सके, लोक मन तैयार हो सके। क्योंकि लोक मानस, भारत का लोक मन, अत्यंत भारत की लोक स्मृतियां विलुप्त होने की बहुत यहाँ परिपाटी है, परंपरा है। हम अपने इतिहास, अपने पुरातन, अपने सनातन को भी विस्मृत कर देते हैं। तो जितनी संस्थाएं हैं और भारत में जैसे पुरुष हुए हैं, उन सब का उद्देश्य रहा है भारत में लोक जागरण। तुलसी जैसा गायक रहा है, राम जैसा नायक रहा है, लोक जागरण हुआ। सूर्य जैसा गायक और कृष्ण जैसा नायक हुआ है, लोक जागरण हुआ है। काल के प्रत्येक खंड में लोक जागरण हुआ है। और यह लोक जागरण नहीं होता, राष्ट्रीयता के भाव को प्रखर करने का सदप्रयास नहीं होता, तो हमारा राष्ट्रीय जीवन की निरंतरता और हमारा राष्ट्रभाव अपना स्वरूप और आकार ग्रहण नहीं कर पाता। लोक पहल इसी का सदप्रयास कर रहा है। और भारत में इस समय 2 ऐसे पुरुष हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो आकंठ राष्ट्रवादी हैं,
और राष्ट्रवाद का चिंतन और उसका प्रचार प्रसार करना, हिंदुत्व और सनातन का प्रचार करना, जिनका ध्येय है, जिनकी निष्ठा है, और राष्ट्र जागरण करना और भारत के स्वाभिमान को प्रखर करना, भारत के स्वाभिमान को अटल करना, उसे जागृत करना पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है, सपना है। और लोक पहल उसी जागरण के लिए अपना एक छोटा सा प्रयास कर रहा है सोशल मीडिया पर। तो मैं अधिक वार्ता न करते हुए आज की जो हमारी वक्ता हैं डॉक्टर सुधा त्रिवेदी, इनका हमारे लोक पहल की एक परंपरा है कि हम अपने अतिथि का परिचय और विषय की प्रस्ताविकी प्रस्तुत करते हैं। तो चीन के क्वातांगो विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य हिंदी विभाग और हमारे बहुत प्रिय और राष्ट्रवादी तेवर को लगातार स्पंदित करने वाले और राष्ट्र में सांस्कृतिक जागरण की एक तरुण तेजस्विता का नाम है डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी। मैं आमंत्रित करता हूं कि सीधा दीदी का विधिवत परिचय करके आज के विषय का प्रवर्तन करें। डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी। जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय अखिलेश त्रिपाठी जी, आदरणीय डॉक्टर सुधा त्रिवेदी जी एवं इस मंच से जुड़े हमारे समस्त राष्ट्र के सम्मानित विद्वतगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। हर रविवार की तरह इस रविवार को भी हम लोग उपस्थित हैं और यह मेरा सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है कि आज हमें डॉक्टर सुधा त्रिवेदी जी को सुनने को मिलेगा। मैं इनका संक्षिप्त में एक परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर सुधा त्रिवेदी जी बिहार से हैं और जो सबका मूल कहा गया है सारे साहित्य का, सारे धर्मों का, वो है लोक धर्म और लोक साहित्य। और डॉक्टर सुधा त्रिवेदी जी का जो पीएचडी का मुख्य कार्य है वह लोक गीतों पर, लोक संस्कारों की, भोजपुरी और मैथिली लोकगीतों में जो लोक संस्कार निहित हैं उन पर शोध कार्य करने के लिए इन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। लोक से छोड़कर कोई बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है। भारत में वही पूजा जाता है जो लोक से जुड़ा रहता है। तो इसी लोक की स्थिति को समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए इन्होंने लोक साहित्य पर और लोक संस्कृति पर अपना कार्य किया है। इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित है, जिनमें प्रमुख हैं काली पड़ गई नीली झील, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में तुलनात्मक अध्ययन, शिक्षा साहित्य और समाज, 21वीं सदी में हाशिए में साहित्य में हाशिए का समाज आदि विषयों पर इनके आदि शीर्षकों से इनके पुस्तकें प्राप्त हुई है, प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में जहां हम लोग अभी बात करते हैं हिंदी की और दक्षिण भारतीय भाषाओं के बीच में टकराहट की बात होती है, वैसी स्थिति में वे दक्षिण भारत में रहकर हिंदी सेवा कर रही हैं। हिंदी के माध्यम से जो भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में जो सांस्कृतिक समन्वय का कार्य है उसे कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर सुधा त्रिवेदी जी जो हिंदी के माध्यम से दक्षिण भारत में जो कार्य कर रही हैं और हिंदी रूपी सेतु से उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का जो सांस्कृतिक रूप से जोड़े रखी हैं, उनमें इनका जो अपना योगदान दे रही हैं वो हम सभी के लिए अत्यंत ही प्रेरणादायक है। और निश्चित रूप से इनके महनीय कार्यों से जो दोनों संस्कृति है, जो उत्तर भारत संस्कृति है, दक्षिण भारत की भाषा संस्कृति है, उनमें समन्वय होगा और जो भाषाई स्तर पर जो छिटपुट विरोधाभास होते रहते हैं उनमें भी कमी आएगी। और आज का जो विषय है, आज जब भारत में हम देखते हैं कि आज भारत चहुमुखी विकास कर रहा है, नारी की जो स्थितियां हैं हमारे देश में, उसमें भी यदि हम देखें पिछले 100 वर्षों में तो बहुत सुधार हो रहा है। और यदि भारत को आगे बढ़ना है या किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को यदि आगे बढ़ना है तो नारी का स्थान, नारी का विकास अत्यंत आवश्यक है। उन्हें आधा संसार कहा गया, आधा विश्व कहा गया है। तो पहले हम एक वर्तमान समय में यह विषय, नारी का विषय, नारी स्मिता का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में तो हमारी जो नारियों की स्थिति थी वह बहुत ही सम्मानीय स्थिति थी। वैदिक समाज हमारा जितना उन्नत था, तो यदि स्त्रियों को यदि समान अधिकार नहीं दिया गया होता तो वैदिक समाज हमारा उतना उन्नत नहीं हो पाता।
तो इसीलिए यदि हम वर्तमान समय में यदि हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, उन्नत समाज बनना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से नारी को उनका उचित स्थान, गरिमापूर्ण स्थान देना ही होगा। प्राचीन काल में जो हमारे वेद लिखे गए, वेदों में तो वेद नारी को अत्यंत उच्च स्थान प्रदान करते हैं और नारी को घर की साम्राज्ञी कहते हैं और साथ ही उन्हें पृथ्वी की सामग्री बनने का भी अधिकार देते हैं। उसके अलावा नारी को सुख समृद्धि देने वाली विदुषी, तेजोवती, उषा, सरस्वती, इंद्राणी आदि अनेक आदर सूचक नामों से सम्मानित कहा गया है। नारी के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्त्री शब्द की भी कहा जाता है। स्त्री शब्द का जो परिभाषा है महर्षि पतंजलि जी देते हैं, कहते हैं सत्यास्ति यस्याम गर्भ इति स्त्री, अर्थात उसके भीतर गर्भ की स्थिति होने के कारण उसे स्त्री कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में स्वतंत्र नारी को स्वतंत्र चेतना भी कहा गया है और नारी को ब्राह्मण भी कहा गया है, नारी को ब्रह्म भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि नारी स्वयं विदुषी होते हुए भी संतान को सुशिक्षित कराती है और नारी को ज्ञान विज्ञान में निपुण होने के कारण ही उसे ज्ञान का अधिष्ठाता कहा गया है और ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। स्त्री को मेना भी कहते हैं, नारी भी कहते हैं। नारी शब्द नृ धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है गति करना। इस प्रकार गतिशील रहने के कारण, क्रियाशील रहने के कारण ही स्त्री नारी कहलाती है। नारी को उषा की भी संज्ञा दी गई है। और यदि हम पढ़ेंगे हमारा जो है त्वमेव माता च पिता च त्वमेव, तो इसमें देखें पहले माता का स्थान आया है, पहले तो त्वमेव पिता नहीं कहा गया है, इसमें माता का ही पहले स्थान दिया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि वैदिक काल में हमारे समाज में, हमारे साहित्य में नारी को कितना महत्व दिया जाता था। महिलाएं वेद अध्ययन करती थी। इसके साथ ही जो हमारे 64 कला थे, शिल्प कला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत, शस्त्र विद्या, उन सभी की शिक्षा दी जाती थी महिलाओं को। और उपनिषद कालीन जो अनेक ब्रह्मवादिनियां हुई हैं, वे तो सनातन धर्म की धूरी बनी हुई है। हमारी जो प्राचीन काल में जो हमारी महिलाएं थी, हमारी स्त्रियां थी वेदकालीन, वे अबला नहीं थी, वे सुवीरा थी, शूरपत्नी थी, इंद्रपत्नी थी आदि पदों को सुभूषित किया गया है। मनुस्मृति में भी कहा गया है यत्र नारायणस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता यत्रस्ता न पूज्यन्ते सर्वा अस्त तत्राफलाक्रिया। तो हमारा जो प्राचीन काल में जो हमारी नारी की स्थिति थी, हमारे वैदिक साहित्य में, वैदिक ग्रंथों में उन्हें बहुत ही उच्च स्थान प्रदान किया गया था। मध्यकाल में क्या हुआ? जब इस्लामी आक्रमण हुआ, तो इस्लामी आक्रमण के कारण हमारे भारत में सबसे जो जिसका जो सबसे ज्यादा शोषण हुआ इस्लामी आक्रमण से, वो थी हमारी महिलाएं। उन्हें बाल विवाह, सती प्रथा, बेमेल विवाह आदि कई सारे जो कुरीतियां थी उनको सामना करना पड़ा। तो अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने के समय में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। आजादी के काल में बहुत से भारतीय जो समाज सुधारक थे, उन्होंने महिलाओं की स्थिति को पुनः वैदिक कालीन स्थिति लाने के लिए सुधार करना शुरू किया और उसमें किंचित सफलताएं भी मिली। हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। आज भारत में कानूनी रूप से समानता का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अब यहाँ पर ज्यादा समस्या ये है कि जो वामपंथी नैरेटिव है, चाहे वो बॉलीवुड के माध्यम से हो, फिल्मों के माध्यम से हो या वामपंथी लेखकों के द्वारा हो, हमारे जो स्वतंत्रता है उसको नारी को विलासता की ओर भेज दिए, भोग्य की वस्तु की ओर कर दिए, जो कि इस्लाम में माना जाता है। भारत में महिला नारी जो है वो भोग्य की वस्तु केवल नहीं है, लेकिन इस्लाम में भोग्य की वस्तु माना जाता है। और वामपंथी लेखक बॉलीवुड के अधिकतर फिल्मों के माध्यम से नारी को उसी रूप में स्थापित किया जा रहा है। और हमारी जो स्त्रियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वे भी आंख मूंद कर उसी का अनुसरण कर रही हैं। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि कोई हमारी श्रद्धा 35 टुकड़ों में फ्रीज में बंद हो रही है, या 2 दिन पहले होली के दिन कोई हमारी जम्मू में मांस काटने वाले गांसे से काटी जा रही है। तो वर्तमान समय में हमें आवश्यकता है नारी को
जो उसका वैदिक स्वरूप था, जो उसका समानता का अधिकार था, जो उसका हमारे समाज में अधिकार था, उसके बारे में बताने का साथ ही साथ जो वर्तमान समय में जो वामपंथी नैरेटिव हैं, जो हमारी स्त्रियों को, हमारी बेटी बहनों को नारी स्मिता के नाम पर दूसरी दिशा की ओर लेते जा रहे हैं, उनसे बचाना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार भी है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर नारी स्मिता हमारी जो है, कैसे हम लोग इसको अक्षुण्ण बनाए रखें, और जो हमारी नारी शक्ति है, विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति है, उसको हम कैसे उचित सम्मान देते हुए और अपने देश को पुनः एक उन्नत देश और एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने में हम अपनी मातृशक्ति का सहयोग कैसे ले सकें, इस पर विचार करेंगे। और इन्हीं के साथ मैं डॉक्टर सुधा त्रिवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना हमें समय दिया। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक मणि जी। आपने ऐतिहासिक संरेख में नारी की प्राचीन से अर्वाचीन तक की व्याख्या प्रस्तुत की, उसके सम्मान को क्या और किस प्रकार नारी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगा मध्यकाल के से दे करके वो दौर शुरू हुआ, उसके ऐतिहासिक कारण थे, उसके कुछ सामयिक कारण थे, शाश्वत नारी की अस्मिता का किस प्रकार हनन हुआ है। आपने बड़ी उसे ब्रह्म कहा, ज्ञान की अधिष्ठात्री कहा, सब व्याख्यायित किया है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं बिना किसी विलंब के इस विषय पर नारी, उसकी व्याख्या विदुषी हमारी आज की करेंगी। नारी, अब उससे आधुनिकता का समीकरण, आधुनिक होकर के आधुनिकता कितने अंगीकार करना चाहिए और कितना हमें अस्वीकार करना चाहिए, और आधुनिकता के अंध दौड़ में नारी अस्मिता किस प्रकार तिरोहित हो रही है या संक्रमण में आ रही है, उसने अपना स्वबोध कितना जागृत किया है, अपनी या आत्मविस्मृति में चली गई है, उस विषय पर और उसकी अस्मिता का वर्तमान संदर्भ और परिप्रेक्ष्य क्या है, इस विषय पर अपनी मीमांसा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आज की विदुषी डॉक्टर सुधा त्रिवेदी जी को। बड़ी विनम्रता के साथ लोक पहल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और आज के पाठे के लिए विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन। बहुत बहुत आभार त्रिपाठी जी। और त्रिपाठी जी कहने से 2-3 लोग इसमें समाहित हो जाते हैं। आप भी त्रिपाठी हैं, भाई विवेक मणि भी त्रिपाठी हैं, और मेरा भी नाम त्रिवेदी है, आप मुझे भी त्रिपाठी में गिन सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये मुझे नहीं पता था संघ से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो मुझे बहुत ही अभिमान हो रहा है कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे उसका हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया, इस योग्य समझा गया। निश्चित रूप से भाई विवेक मणि का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों के साथ उन्होंने जोड़ा, और मैं समझती हूँ कि ये परिचय आगे भी चलेगा, और जहां तक मेरी सामर्थ्य है उस हिसाब से मेरा योगदान आप स्वीकार करेंगे। बहुत बढ़िया विषय लिया है, नारी, फिर अस्मिता, फिर आधुनिकता, ये सब आपने विषय में समाहित कर रखा है। बहुत अच्छे से विवेक जी ने बताया कि नारी दुनिया में क्या है, भारत में कैसा है उसका स्वरूप, और कैसा हो गया है और कैसा होना चाहिए। स्वबोध जो शब्द आपने इसमें जोड़ा है वो सबसे महत्वपूर्ण इसमें लग रहा है कि क्या आज नारियां जो अपने को आधुनिकता में डूबी हुई कह रही हैं या शिक्षित हो गई हैं, क्या उनको स्वबोध उस रूप में है जिस रूप में होना चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल है। जब विषय मुझे बता रहे थे तो विवेक जी ने कहा कि इस विषय को रखने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, और जैसा उन्होंने बताया वो सच में, ये नहीं कि उन्होंने बताया, हम भी अगर आंख कान खोलकर समाज में रह रहे हैं तो हम भी रूबरू होते रहते हैं कि स्त्रियां आधुनिक होने का क्या गलत अर्थ लगा रही हैं,
क्या स्वतंत्रता जो उनको मिली है, मिलनी चाहिए, उसको स्वच्छंद बनाकर और जो प्राकृतिक बंधन है उनको भी तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर ऐसा बढ़ रही है तो फिर वो कितना घातक होगा, क्या उनको इस बात का एहसास है? ये सारी बातें हैं जो हमें सोचने की आवश्यकता है। और पुरुष कहें तो हो सकता है हम लोग उससे कहीं आहत हो जाए, लेकिन एक स्त्री खुद से अगर उस बात को कह रही है तो मैं समझती हूँ कि सोचने की जरूरत पड़ेगी। ये बिल्कुल उन्होंने पहले की बात कही कि स्त्री ईश्वर की अद्भुत सृष्टि है। मैं अखिलेश भाई आपको एक बात, अपनी मन की बात, आप शायद हंसें, मेरे मन में ऐसा एक मेरी सोच है कि जब सृष्टि बनी होगी तो केवल स्त्रियां ही रही होंगी, ऐसा मेरे मन में एक भाव है। और बाद में देखा कि नहीं, पहले तो कहते हैं कि इस तरह से स्त्री पुरुष के सम्मिलन से बाल बच्चे होते नहीं थे, ये तो मनु युग से है, जब महाराज मनु और जब महाप्रलय के बाद की स्थिति है, उससे पहले तो ऐसा वर्णन नहीं है। तो उसके बाद हुआ कि भाई जब स्त्रियां इस तरह से बाल बच्चों के लालन पालन में लगी रहेंगी तो उनके सुरक्षा का और उनके और चीजों का ध्यान कौन रखेगा, तब उनके सहायक के रूप में शायद भगवान ने पुरुष की सृष्टि की होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ कि मनु महाराज से या उस समय से हुआ होगा। जो भी है, ये हास्यास्पद बात हो सकती है, लेकिन इतना तो बिल्कुल सच है कि धुरी संसार की स्त्री है और पुरुष उसके सहायक रूप में जरूर प्रकृति ने या ईश्वर ने गढ़ा है। और इस वजह से जैसा भी विवेक भाई कह रहे थे कि वामपंथी वगैरह, उनसे मेरी अक्सर इस बात पर बहसें होती रही हैं। मैं कहती हूँ जो कुछ भी कुरूपता है उसके लिए भी स्त्रियों को खुद को ही दोषी मानना होगा कि कहीं ना, अगर आप संसार की धुरी हैं तो फिर कुरूपता को भी कहीं ना कहीं आपने प्रश्रय दे रखा, दूर करने में भी आपकी ही भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और अगर आप धुरी हैं, शक्ति हैं, पूजाएं हो रही हैं पुराने जमाने से लेकर आज तक भारतवर्ष में, अच्छा भारतवर्ष में ही हम कहते हैं लेकिन विदेशों में भी देखते हैं देवियां हैं और सृष्टि की कमान कुंजी उनके हाथ में है। तो उस समय से आज तक अगर स्त्रियों के हाथ में ही संसार की कमान है तो फिर कुरूपता का दोष वो बिल्कुल न लें, ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। विवेक जी ने बड़े अच्छे से दिखाया कि प्राचीन काल में किस तरह से, वैदिक काल जिसको कहें, वैदिक काल में स्त्रियों की कैसी स्थिति रही थी। तो पेशा से स्त्रियां दबी कुचली गई, वो अनपढ़ लोग होंगे या कुपढ़ होंगे, क्योंकि भारतवर्ष में सदा ही महिलाओं की स्थिति ऊंची रही थी। प्राचीन भारत में तो, प्राचीन भारत मतलब ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जब हमारे यहाँ स्त्रियां दार्शनिक विषयों का अध्ययन और मनन प्रमुखता से कर रही थी। इंद्राणी, उर्वशी, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, कई हैं, अभी विवेक जी ने भी नाम गिनाए, कैसे बहुत सारे उदाहरण हैं वैदिक युग में और 4वीं शताब्दी तक। और उसके बाद भी छिटपुट स्त्रियां न केवल दर्शन और साहित्य बल्कि वो गणित, वैद्यक, संगीत, नृत्य, शिल्प, इन सभी विद्याओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करती थी। शस्त्रों के साथ शास्त्रों का भी अध्ययन कर रही थी।
युद्ध में हिस्सा लेती थी। कैकेयी तो बहुत इस मामले में सभी लोग जानते हैं कि वो उनका कितना अच्छा युद्धाभ्यास था। और इसके अलावा भी अगर मैं उस पर नाम गिनाने लगूं, अभी उतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी था कि युद्ध विद्या में भी महिलाएं आगे थीं। आर्ष महाकाव्यों में वर्णित उच्च कुलों की जो स्त्रियां थीं, वो अनेक तरह की विद्याओं में निष्णात हुआ करती थी। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि संहिता काल से लेकर महाकाव्य काल तक स्त्रियों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार था भारतवर्ष में। यही नहीं कि शिक्षा का अधिकार था, स्त्रियों के उपनयन संस्कार के प्रमाण है। उनका भी उपनयन संस्कार होता था, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके वो भी विद्या अध्ययन करती थी, और उसके बाद उनको भी यह स्वतंत्रता थी कि आगे वो क्या करेंगी, गृहस्थ धर्म अपनाएंगी या वो चाहती हैं कि ब्रह्मचारिणी रह जाएं। ये उनको ऐसी इस तरह की चुनने की छूट थी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि इतने सारे हमारे शिक्षा के गुरुकुल और शिक्षित लोग, वेद पुराण उपनिषद सबके रहते हुए भी कहाँ से हम में ये कमजोरी आई कि हम मध्यकाल आते आते उस तरह से स्वतंत्र नहीं रह गए। हमारी स्त्रियां अबला कहलाने लगी, वो भूल गई, उन पर मलिनता आ गई, एक मालिन्य, वो अपनी उच्चता को भूल जाती हैं। आपने कहा है ना कि नारी स्वबोध, तो ये स्वबोध उनसे छूटने लगा। वो समझने लगती हैं उस समय, मध्यकाल में आप जब उस समय का साहित्य पढ़ते हैं तो ज्यादातर स्त्रियां ये सोचने लगी, इतने उच्च जो हमारा इतिहास रहा स्त्रियों का, उसमें मध्यकाल आते आते स्त्रियां समझने लग पड़ी हैं कि हमारा काम है अपनी सुंदरता से पुरुषों को रिझाना, यौनिकता उत्पन्न करना, और फिर उसके परिणाम स्वरूप बाल बच्चों को जन्म देना और घर गृहस्थी में लगे रहना और पुरुषों की गुलामी करना, उनके इशारों पर नाचना। जहां आप सोचते हैं कि उसको रिझाना, उसकी चापलूसी करना, यही मेरा गुण है, इस अवगुण को जिस दिन आप गुण समझने लगते हैं, उसी का विकास करने लगते हैं, उसी समय से आप अपने आप को उसकी गुलामी के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। हालांकि ये स्त्री की आरोपित छवि थी, लेकिन उसने खुद ने स्वीकार कर लिया। और तब उसी समय स्त्रियों ने ही, एक स्त्री अगर कहती है कि मैं पुरुषों को रिझाऊंगी, तो दूसरी स्त्री ने संस्कृति के गौरव के नाम पर इसी को परंपरा बना दिया, और तब शोषण शुरू हुआ। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर स्त्रियों को हम धुरी समझते हैं, तो अगर कोई पुरुष उनका शोषण कर रहा है तो आज नहीं तो बहुत पहले इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं स्त्रियों के द्वारा हुई। लेकिन ये अच्छी बात है कि आजादी मिलने के बाद धीरे धीरे इस छवि को तोड़ने का काम शुरू हुआ। शिक्षा का प्रचार प्रसार फिर से होने लगा। स्त्रियों को भी, हमारे यहाँ जो आजादी का आंदोलन है उसके साथ साथ सामाजिक सुधार का भी आंदोलन चला है। कुछ लोग इसको कह सकते हैं, आप लोग तो संघ से जुड़े हैं, तो बहुत बातों में हम देखते हैं कि दूसरी संस्कृति, दूसरों के साहित्य में सामाजिक सुधारों पर एक रोक लगी हुई है, आप उस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन हम इस मामले में बहुत ही अपने को आधुनिक और भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हम लगातार अपने को फिल्टर करते रहते हैं। हमारा जो समाज है, भारतीय संस्कृति है, इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये यही बात है
कि हम अपने आप को फिल्टर करने से, अपने आप में जो मालिन्य घर कर गया है उसको दूर करने से, उस पर बात करने से कभी झिझकते नहीं, हिचकते नहीं, हम उसको रोकते नहीं, उसके लिए मार पिटाई नहीं करते, बल्कि हम खुद से भी देखते हैं कि क्या क्या कमियां आ गई हैं, उनको दूर करना है। तो आजादी के आंदोलन के समय भी हमारे मनीषियों ने, अभी आप लोग नाम ले रहे थे कि जितने भी मनीषियों का नाम लिया, उन सब ने जितने भी आजादी के आंदोलन के लिए और आजादी के लिए, राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए काम किया, साथ में सामाजिक सुधार के लिए भी वो निरंतर कार्यरत रहे। और उन्हीं सुधारों की एक कड़ी है कि स्त्री शिक्षा, उनको पर्दे से निकालना, उनकी गुलामी की जो जंजीरें थी उसको तोड़ना, एक पारिवारिक जंजीर जो उनके बंध गया था उसको तोड़ना। वे केवल भोग और श्रृंगार की वस्तुएं हैं, उनको इस मिथक को, इस जो एक तरह का घर कर गया था बुरे विचार, उसको तोड़ना। महादेवी जी इस बारे में बड़ा अच्छा लिखती हैं कि आज हमारी परिस्थिति कुछ और ही है। स्त्री घर का अलंकार मात्र नहीं रह गई है और न ही देवता की मूर्ति बनकर वो प्राण प्रतिष्ठा चाहती है। वो चाह रही है कि समाज में मेरी भागीदारी है। वो अपनी शक्ति को पहचान कर उठ खड़ी हुई है। नहीं तो उससे पहले कैसी थी स्त्री की छवि? खुद रघुवीर सहाय अपनी एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है सीढ़ियों की धूप में, बड़ा अच्छा वो कहते हैं कि स्त्रियों के लिए तो पढ़ाई लिखाई बस यहीं तक सीमित थी कि पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए और होए कटीली, आंखें गीली, लकड़ी सीली, तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली भर कर भात पसाइए। स्त्रियों का केवल यही रह गया था गुण कि तुम घर के काम काज करो, तुमको क्या पता होगा, घर में बैठो। लेकिन ये 20वीं शताब्दी आते आते ये जितने भी थे कारागृह के बंधन वो टूटने लगे। 21वीं सदी में तो और भी बंधन मुक्त हुई स्त्री। लेकिन बंधन मुक्त होना और स्वविवेक छोड़ देना दोनों दो बातें हैं। इसमें मैं एक बात क्षमा प्रार्थना के साथ कहना चाहूंगी कि स्त्रियां समाज में शरीर से थोड़ी कमजोर हैं, लेकिन बुद्धि से वो ज्यादा सबल हैं। तो उनको इस चीज को कवर अप करने के लिए जो शारीरिक दुर्बलता है पुरुषों के मुकाबले शरीर से, उसके लिए उनको भगवान ने, विधाता ने थोड़ी अतिरिक्त बुद्धि दी है। उस बुद्धि को अपने आप को रक्षित करने के लिए जो एक अतिरिक्त बुद्धि, एक अतिरिक्त जिसको कह सकते हैं कि समझ दी है, जिसको कि कुछ लोग मक्कारी या चालाकी भी कह दें शायद, लेकिन उसका उपयोग क्या स्त्रियों ने अपनी रक्षा के बदले अपने आप को और नीचे गिराने के लिए करना शुरू कर दिया है? मतलब नैतिकता नाम की भी तो कोई चीज होनी चाहिए समाज में। स्वतंत्रता मिलना और अनैतिक हो जाना, दोनों में तो बहुत बड़ा फर्क है। और इसको जो अभी विवेक भाई जिस ओर इशारा कर रहे थे कि जो एक वाम हमारे यहाँ आंदोलन चला है, उसकी ओर अगर स्त्रियों ने अपना रुझान प्रदर्शित किया है, अगर लेखिकाओं ने, अगर कोई राजनीतिक धड़े ने उस ओर रुझान प्रदर्शित किया है, तो क्या वो उस स्वतंत्रता को अनैतिकता की ओर ले जाना चाहती हैं? अगर ले जाना चाहती हैं तो हम उनको ये चेतावनी देते हैं
कि ये उनके लिए, पूरे समाज के लिए और अंततः इस सृष्टि के लिए घातक होगा, पूरी सृष्टि के लिए घातक होगा। ये आंदोलन जिसमें कि कह रहे हैं कि माय बॉडी माय चॉइस, नहीं, आप इस समाज के हिस्सा हैं और हमको समाज के दायरे में रहकर, ये नैतिकता जो है वो एक संहिता है कि आपकी सीमा वहां खत्म होती है जहां किसी दूसरे की सीमा शुरू होती है। तो मर्यादा और नैतिकता की सीमा को छोड़कर अगर कोई सोचता है कि माय बॉडी माय चॉइस, तो ये एक बहुत ही गलत विचार है और इसको समय रहते जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। हमारे देश में पिछले 25-30 सालों में ये प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही फैली फूली है, कह सकते हैं 21वीं शताब्दी में लोग समझ रहे हैं कि नैतिकता का पालन करना, आपने लिखा है ना आधुनिकता शब्द, कुछ स्त्रियों को, पुरुषों को भी लगता है कि नैतिकता का पालन करना रूढ़िवादिता है, पोंगा पंथ है। कुछ लोग तो इसको कह देंगे कि ब्राह्मणवाद है, शुद्धतावाद है। क्यों शुद्धतावाद का पालन ना करें तो क्या आप चाहते हैं अशुद्धतावादी बन जाए? क्या चाहते क्या है? मतलब कहां हम राधा कृष्ण के देश के हैं और कहां हमने अपने देह को, प्रेम के चंदन को दैहिक आग में झोंक देने के लिए लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया कि जी ये आंदोलन है, स्त्री मुक्ति आंदोलन है, ये वामपंथ है, हम ब्राह्मणवाद से छुटकारा चाहते हैं, हम मनुवादी नहीं हैं। तो ये आप प्रेम को नहीं समझ रहे और दैहिक आग में केवल झोंके दे रहे हैं। ये कहाँ की नैतिकता है, कहाँ की सामाजिकता है, कहाँ का स्त्रीत्व है? स्त्री वो होती है जो अपने शरीर को एक पावन मंदिर की तरह उसकी पवित्रता का ध्यान रखे। अपनी लज्जा का खुद आप ध्यान नहीं रखिएगा तो दूसरों को तो हंसने में मजा आएगा, उनका क्या जाता है। मेरे एक फूफा जी थे, वो ये बात हमेशा कहा करते थे कि आप अगर ऐसे ही चलो बिना कपड़ों के तो लोग करेंगे क्या? हंसेंगे और क्या करेंगे। आपको अपनी मर्यादा का, अपनी नैतिकता का, अपनी पवित्रता का ध्यान रखना है। इसमें पोंगापंथ की क्या बात है? पढ़ लिख लेने का मतलब ये नहीं है कि हम सभी नैतिकता के बंधन तोड़ दें। आश्चर्य की बात है कि आधुनिक कहलाने वाली, शहरों में खास तौर से रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाएं इस दौड़ में ज्यादा शामिल हो रही हैं। फटाफट का जमाना है, हर काम इंस्टेंट। तो एक चीज तो तय है कि कोई काम आप आराम से करिए तो आराम से चलिए तो बहुत अच्छी तरह चलेंगे, हड़बड़ी में चलेंगे तो गिर जाएंगे ठोकर लग के। और ये जो फटाफट हर चीज करने का जमाना है, तो इस फटाफट से आपको उठने की गुंजाइश नहीं रहेगी, आप गिर सकते हैं। माय बॉडी वाले जुमले पर ही मैं ये कहती हूँ कि प्रेम तो वो है जो आदमी को उठा देता है, गिराता नहीं है। कुछ मामले तो यहाँ तक देखने में आया है कि स्त्रियां अपने पतियों के प्रमोशन के लिए उनके बॉस के सामने खुद को प्रस्तुत करती हैं, या अपने प्रमोशन के लिए अपने बॉस का उपपत्नीत्व स्वीकार कर लेती हैं। इससे तो अच्छा था कि आप उपले थाप रही होती। अगर आपको आप में इतनी भी ताकत नहीं आ पाई है
आप इतने सक्षम नहीं हो पाए हैं कि सर उठाकर खड़े हो सकें, सही को सही और गलत को गलत कह सकें, तो किस बात का प्रमोशन? आपका डिमोशन हो रहा है। आप जिसको प्रमोशन कह रहे हैं वो आपका डिमोशन हो रहा है, हास्यास्पद है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो देहात से देहात, अभी विवेक भाई ने मेरा परिचय दिया तो बताया कि मेरा बिहार में जन्म हुआ है, बिहार में जन्म हुआ। मैं ब्याही गई कलकत्ते में, उत्तर प्रदेशीय परिवार था, देवरिया का एकदम बहुत ही रूरल बेल्ट, 3 तरफ से नदी है, बिना नदी पार किए आप जा नहीं सकते। मैं उत्तर प्रदेश के उस जगह में ब्याही गई तो, और बाद में मैं चेन्नई चली आई, आज 25 साल हो गए। मैंने बहुत दूर देहात भी देखा, बड़े से बड़े शहर देखे, और हर जगह मैं ये पाती हूँ कि स्त्रियां सोचने लगी हैं। ये बड़ी ही सोचनीय बात है और इस पर हमको आंदोलन चलाना होगा। हमको काट करना पड़ेगा वामपंथियों के इस आंदोलन को, कि जो सोच रहे हैं कि महिलाओं को पहले गिराओ। भारत अगर नहीं टूट रहा है, झुक रहा है, तो इसलिए कि महिलाएं इसकी धुरी हैं और अब तक महिलाओं ने अपनी परंपरा को पकड़ा हुआ है जोर से। कितनी जल्दी इसको तोड़ें, उतनी जल्दी हम भारत को मटियामेट कर सकते हैं। तो इसलिए वो आंदोलन चलाए जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि देहात से देहात और शहर से शहर पढ़े लिखे लोग उनकी चपेट में लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो हमें इस तरह के आयोजन और इस तरह के आंदोलन करके उन आंदोलनों की काट करनी ही पड़ेगी, कि जहां महिलाओं को ये समझ में आए कि चूल्हा चक्की कोई बोझा नहीं है। घर गृहस्थी को बोझा जो समझा रहे हैं वो भी नारियों को नीचे ही कर रहे हैं। अगर परिवार है जो मुख्य इकाई है, परिवार है, तो गृहस्थी का काम रहेगा। उससे हम कैसे दूर हो सकते हैं? अच्छा, आप दूर हो सकते हैं, लेकिन आपको आना तो चाहिए। अपना करिए। कहते हैं कि जिसको जो काम सबसे अच्छी तरह आए वो ही करे और बाकी दूसरों को करने दे। तो आप अगर कहीं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी बड़े पद पर हैं तो आप वो काम कीजिए, लेकिन आपको आए ही नहीं कि मुझे तो नहीं, बिल्कुल चूल्हा चक्की आती नहीं, या आपको आए भी तो आप उसको निम्न स्तर का काम समझें, तो ये परिवार को तोड़ने का काम है। और परिवार टूटा तो समाज टूटा, समाज टूटा तो देश टूटा। उनका सपना पूरा हो जाएगा जो इस ललक में हमारे पास बहुत दिनों से आंदोलन चलाए जा रहे हैं। भारतीय परिवारों में खास तौर से जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में बसे परिवार हैं, उनका भी सूक्ष्मता से अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि स्त्री का जो चरित्र है या चारित्रिक दृढ़ता है, उसमें कहीं ना कहीं लचक आने लगी है। ये बड़े अलर्टिंग एक बात है कि जहां हम उसमें, अब आप कहेंगे कि क्या लचक नहीं आना मतलब कि आप चाहते हैं कि विधवा विवाह ना हो, क्या आप चाहते हैं कि स्त्री अगर संबंध विच्छेद हो गए हैं तो वो दूसरा विवाह न करे? नहीं, इसकी बात नहीं है, बात इसकी नहीं है। बात ये है कि आप बिल्कुल बिना सोचे समझे चाहे जिसके साथ संबंध बना लेते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब कि आपने अपने जो हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, उनको पढ़ना बंद कर दिया है ये सोच कर के ये पोंगापंथी है। आपको साहित्य के नाम पर केवल पाश्चात्य साहित्य, वो भी बड़े छिछले उतले गहरे नहीं साहित्यों का ज्ञान है। आप केवल ये OTT प्लेटफॉर्म के कुछ एक दो सीरियल्स देखकर और आप अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। केवल व्हाट्सएप और
YouTube, आप भाषा की मर्यादा नहीं रखते। मर्यादा कहाँ से रखेंगे जब आपके भाषा का जो ज्ञान ही है वो अत्यल्प है, अध्ययन की आपकी प्रवृत्ति नहीं है। और जब स्त्रियां इस तरह की हो जाएंगी तो क्या तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगी अच्छी तरह से, क्या तो वो अपने परिवार के पुरुषों को सही राह पर चलना सिखा पाएंगी, क्या तो उनमें धैर्य होगा, क्या तो उनमें सहनशीलता होगी, क्या तो उनमें एक क्षमाशीलता होगी, और क्या तो उनमें ममता होगी। ये सब नहीं होगा तो जैसा सबसे पहले कहा गया कि समाज की धुरी हैं स्त्रियां, वो तो धुरी ही टूट जाएगी, वो धुरी ही टूट जाएगी। महादेवी वर्मा जी की मुझे 2 पंक्तियां यहाँ पर याद आती हैं। महादेवी जी जो एक आदर्श महिला हैं समाज के सामने, जिनके इतने आफत टूटे जिनके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी न मर्यादा छोड़ी, न अध्ययनशीलता छोड़ी, न बाकी स्त्रियों के उत्थान के लिए प्रयास छोड़े। उन्होंने बड़ी अच्छी 2 लाइन कही है कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। उसी समय उन्होंने इतना अच्छा प्रश्न पूछा था, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। मैं कितना कुछ बोलूं लेकिन ये 5 लाइनों में ही सारी बातें महादेवी जी ने कह दी है कि इस स्वतंत्रता को तुम अपने लिए ही फिर से बंदीगृह बना रही हो, फिर से लोग तुम्हें बंद कर देंगे अगर तुम इसका नाजायज फायदा उठाओगी। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारारक बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। सांदी गीत की ये पंक्तियां हैं, महादेवी जी ने लिखी थी। मुझे समय तो आपने 1 घंटे का दिया है, लेकिन आप लोग खुद इतने विद्वान हैं कि इससे ज्यादा मैं सोचती हूँ कि बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा आप जैसे विद्वानों के आगे, तो मैं यहीं पर अपनी बात विराम देने का प्रयास करता हूँ। दीदी, अगर आप चाहें तो विषय पर अभी और अपने व्याख्यान को प्रस्तुत कर सकती हैं। बहुत ही सुंदर और समरस व्याख्यान है और बिल्कुल यह गंगोत्री से गंगा सागर की ओर चल रहा है। अब आपकी जैसी स्थिति हो, हमें तो लगता है कि अभी और व्याख्यानों की आवश्यकता होगी। अभी तो हम स्वबोध तक ही सीमित रह गए। नहीं, उन्होंने महादेवी जी ने तो, मैं महादेवी जी की बात कर रही थी कि उन्होंने तो नारी शिक्षा पर ही बहुत जोर दिया, और जो शिक्षा अभी चल रही है सर, उसको केवल मैं समझती हूँ कि अंक अर्जित करने की दौड़ रह गई है शिक्षा। असल रूप में जो स्त्रियों को जितनी कुछ, मैं अपवाद हर जगह है, लेकिन सामान्य तौर पर मैं एक महिला महाविद्यालय में पढ़ा रही हूँ, देख रही हूँ कि छात्राओं में भी जो नई पीढ़ी, और खास तौर से कोरोना के बाद, पता नहीं उनमें क्या बेचैनी है, वो कहाँ जाना चाहती हैं, न उनको घर परिवार संभालना कोई सिखा रहा है। ये बड़े हैरानगी की बात है कि माताएं जो कि उनको घर गृहस्थी चलाना सिखाती थी, वो ही उनको ये शिक्षा दे रही हैं कि घर परिवार चलाना मत सीखो। ये बड़े आश्चर्य की बात हो रही है। पूरा जमाना उलट सा रहा है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का मतलब कि सर्वांगीणता से उनका विकास, सक्षमता का विकास। स्त्री शिक्षा स्त्री मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार है, ये सही बात है, लेकिन क्या ऐसी शिक्षा जो दी जा रही है माताओं के द्वारा, या संस्थानों ने भी शायद हाथ खड़े कर रखे, उन्होंने भी सोच रखा है कि जाने दो, मेरा क्या जाता है, ये तो रोज हमसे लड़ने आ पड़ेंगे, तो हम जितने मार्क्स लेने हैं लो और हमारा पीछा छोड़ो। तो क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे खींचे जा रहे हैं?
मुझे ये लग रहा है कि इन सब बातों पर हम लोगों को लगातार सोचने की, शिक्षण संस्थानों को भी इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है, और जो वामपंथी आंदोलन है उसके काट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उस आंदोलन का केवल एक उद्देश्य है, हमारी जो सशक्त सामाजिक और पारिवारिक एक हमारा ताना बाना है उसको तोड़ देना। कहते हैं लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, और जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। ये तो बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ तोड़ ताड़ के भाग जाएं। जो कुछ छिन्न भिन्न हो गया है, टूट गया, उसको रिक्रिएट करने की जरूरत है। ये नहीं है कि सब कुछ हम बिल्कुल ढहा दें, तब तो हम भारत ही नहीं रह जाएंगे। और बस इस पर हमको लगातार विचार करने की, लोगों को जागरूक करते रहने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत आभार आपका। आप लोगों ने ये जो मौका दिया है। मैं सच कह रही हूँ सर कि मैं जब आप परिचय दे रहे थे अपनी संस्था का, तो मैं सोचने लगी कि क्या मैं इस योग्य भी हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर बोल सकूं। जो मेरी अटपट बात थी, जो मैं महसूस करती हूँ, वो मैंने आपके सामने रखी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बहुत बहुत आभार आपका। और प्रणम्य है आपकी सरलता, सहजता, और सबसे प्रमुख है आपका वैदुष्य। जो विदुषी हो, जिसमें पराकाष्ठा हो ज्ञान की, वह बहुत सरल होता है और अपने को अत्यंत दैन्य अवस्था में ज्ञान के पाता है। यह आपकी सरलता है, आपकी महानता है। लेकिन जब इस विषय पर आमंत्रित करने की बात हो रही थी, तो डॉक्टर विवेक जी को मैंने कहा था कि विषय का निर्धारण करिए। तो हमारे प्रिय भाई से थोड़ी सी देर हो गई, तो मैंने ही 4-5 विषय निर्धारित किए, और उसमें लगा कि हमें कुछ ऐसा विषय करना चाहिए जिससे अतीत, वर्तमान और सबसे प्रमुखता से मैंने स्वबोध को लिया। नारी मुक्ति का अर्थ जो वाम मार्गी है, जो पाश्चात्य अवधारणा है, और खास करके हमने अपने स्वविवेक को समाप्त करके और बंधनों से मुक्ति को, और रामस्वरूप चतुर्वेदी सिंधी साहित्य और संवेदना के विकास में एक शब्द लिखते हैं कि संगति रहित उत्तेजना ही अश्लीलता है। तो उस स्वबोध को अश्लीलता की ओर हम लोगों ने परिवर्तित कर दिया है। उसकी प्रवृत्ति को, जो पवित्र प्रवृत्ति है, और दीदी आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र वाक्य दिया है कि जो नारी देह की पवित्रता है, वास्तव में वही स्वबोध है। और मैं अगली पंक्ति जोड़ दूं, इस स्वबोध से अपने स्वविवेक से सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना ही स्वविवेक की सामयिकता और शाश्वतता दोनों है। और उस और आपने बहुत गंभीरता पूर्वक विमर्श किया है, अपना निर्वचन किया है, अपनी विवेचना प्रस्तुत की है। और जो वाम मार्ग की अवधारणा है, वह केवल नारी को केवल मांस, मदिरा और मैथुन तक सीमित कर देने की उनकी का कुत्सित प्रयास है कि भारत अपने मौलिक पथ से विचलित हो जाए। यह अंगिरा, अथर्वा, अपाला और घोषा का देश है। यह उस मंडन मिश्र की पत्नी का देश है जिसने पराजित किया अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े विशेषज्ञ और शास्त्री को। वहां समझाया प्रेम की परिभाषा। प्रेम देह तक तो सीमित हो ही नहीं सकती, प्रेम तो एक विचार है। और बहुत अकथ कहानी प्रेम में, प्रेम का वस्तु बहुत विस्तृत वर्णन किया है पुरुषोत्तम अग्रवाल सर ने, जो इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, जिस विश्वविद्यालय में मैं भी शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। दीदी, मैं आपको एक अवगत कराऊं, मैं तो राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ, और जब जब राजनीति की धूप होती है तो साहित्य की छांव तले चला जाता हूँ। लेकिन एक आशा अब भी, आशा का दीप प्रज्वलित है, टिमटिमा रहा है। यह महादेवी का नगर भी है, और मैं जब भी उधर से गुजरता हूँ तो महादेवी को नमन करता हूँ, उनके सांध्य गीत की स्मृति हो आती है। अब भी भारत को संस्कृति की ओर लौट चलने की आवश्यकता है। कभी वेदों की ओर लौट चलने का संदेश दिया था दयानंद सरस्वती ने। आज संस्कृति की ओर लौट नहीं चलेंगे तो ये समाज नहीं बचेगा।
और आपने गांवों का जीवन देखा है और आप कश्मीर से कन्याकुमारी देख रही हैं और कच्छ से कामरूप देख रही हैं। अगर बचेगी लाज, नारी का स्वबोध जागृत होगा, तो वह लोहिया के आपके जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे लग रहा था मैं लोहिया को सुन रहा हूँ। लोहिया नारी स्वतंत्रता पर बड़ा विशद अध्ययन करते हैं और भारत के काव्य परंपरा से, पुराण से, वे उपनिषद की परंपरा से जोड़ते हुए कहते हैं कि नारी का आदर्श, वो कहते हैं थोड़ा कठोर शब्दों में, सीता नहीं द्रौपदी ही होगी। तो वो कहते हैं वो सारी जो आपने कविताएं पढ़ी, रघुवीर सहाय को पढ़ा, आपने इतिहास का की अगर हम मीमांसा करें तो जब सभ्यता, जब समाज, राजनीति और संस्कृति एक संरेख में होती है तब तक वह इतिहास का स्वर्णकाल होता है। और पथ विचलन होना यह तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, लेकिन स्वबोध तो वही पवित्रता है, वही पावनता है, वही प्रेम का अक्षुण्य रूप है जो कृष्ण और राधा में दिखाई देता है। कभी राम स्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र, कबीर, सब में दिखाई देता है। उसी को जागृत करने की, उसी को स्पंदित करने की आवश्यकता है। अब हमारी मान्य परंपरा है, यह पूरा लोक पहल परिवार आपको पाकर के कृतकृत्य है, धन्य है। आपके उस उद्बोधन से और सारगर्भिक उद्बोधन से और लयबद्ध उद्बोधन से, उसके लालित्य से हम प्रभावित हैं, उसमें जो संगति है उससे हम प्रभावित हैं। और सबसे बड़ी जो जो आपका अवदान रहेगा, सहज भाषा में नारी के बोध को हम लाखों लोगों तक लेके जाएंगे सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम से। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी वही राष्ट्रीय पुनर्जागरण का काम कर रहे हैं, सांस्कृतिक जागरण का कार्य कर रहे हैं। और वस्तुतः हम गंगा के प्रदूषण को प्रदूषण एक्शन प्लान से दूर कर सकते हैं, लेकिन मन में जो आया प्रदूषण है उसको तो सांस्कृतिक अभियान चला के ही दूर कर सकते हैं। उसमें तुलसी के छंद होंगे, तुलसी के दोहे होंगे, चौपाइयां होंगी, हनुमत की परंपरा होगी, हनुमान की परंपरा होगी, तभी नारी की अस्मिता और मर्यादा बचेगी। आपका बहुत बहुत आभार। और हमारी एक परंपरा है कि हम अतिथि का विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। मेरे बहुत प्रिय अनुज हैं और ये संघ के शिक्षा मंडल एक प्रकल्प है, उसका प्रांतीय दायित्व है। ऐसे में शुभम तिवारी जो हमारे शोध छात्र हैं बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय के, मैं आमंत्रित करता हूं शुभम जी को कि दीदी का विधिवत धन्यवाद ज्ञापन करें। शुभम जी। सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम दीदी। आज का जो आपका व्याख्यान था, मैं खुद समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। आपका जो व्याख्यान मुझे लगा वो भारत बनाम जो वाम का आजकल कॉन्सेप्ट लोगों ने डेवलप कर रखा है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ते हुए जो मौलिकता का प्रश्न है उसको सजोते हुए आपका यह पूरा व्याख्यान मुझे नजर आया। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। मुझे हमेशा ये पढ़ने को मिलता है कि जो समाज की उत्पत्ति हुई वह सेक्स प्रोमिस्क्यूटी से हुई है। जो स्वच्छंदता का दौर था उसमें नारी की कोई स्थिति नहीं थी। मैं आपके का आचार्य चित्रलेखा जी का एक बात याद आया कि हम कितने पंगु वैचारिक हो गए हैं कि हमें कोई बताता है कि हमारी उत्पत्ति बंदरों से हुई है तो हम मान लेते हैं कि हमारी उत्पत्ति बंदरों से हुई है, जबकि हम आज भी अपने गोत्रों में बताते हैं कि हम इस ऋषि के गोत्र से हैं, हम इस वर्ण से आते हैं, हम इस उस परिवार से आते हैं, हमारा यह संस्कार है। हम कितने क्षण भंगुर हो जा रहे हैं अपनी ही वैचारिकता को दूषित करते हुए। अपने ही जो आपने बहुत बड़ा आपका ये आज का जो विमर्श था अस्मिता, हम अपने ही अस्मिता को कैसे प्रश्न या प्रश्न के दायरे में लाते जा रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहीं चूंकि आज धन्यवाद का मुझे ये कार्य सौंपा गया है लोक पहल के मंच से। दीदी, आज आपका जो विषय था नारी, आधुनिकता, स्वबोध, अस्मिता, और इस पर जो आपने विमर्श प्रस्तुत किया, तो मुझे आपका यह विमर्श सुनते सुनते एक बहुत छोटा सा चीज समझ में आया कि आपका पूरा विमर्श प्रकृति जननी स्त्री से प्रवृत्त गामिनी स्त्री तक किस तरीके का एक दौर चला है, जिसमें उनके वैचारिकताओं के साथ, उनकी मौलिकताओं के साथ, और यह पूरा जो आपने एक कड़ी पिरोई है उसको सोपान क्रम में, कालखंड के सोपान क्रम में आपने 3 क्रमों में बांटा। एक प्राचीन काल में भारत में स्त्री कैसी थी,
फिर मध्यकाल में भारत में स्त्री कैसी थी, फिर आधुनिकता में भारत में स्त्री कैसी है, और शिक्षा का किस तरीके से लोग मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग के बजाय। उसमें आपने जो प्रस्तुत किया, जैसे आपने कालखंड के सोपान क्रम में जब प्राचीनता में स्त्री की बात कही, तो आपने अपने वाक्य की शुरुआत ही कही कि स्त्री जननी है, और जबकि हम लोगों को समाजशास्त्र में बताया गया कि सेक्स प्रोमिस्क्यूटी से सोसाइटी पैदा हुई है, लेकिन आपने कहा नहीं, यह एक सहयोग से पैदा हुई है, जिसमें जननी स्त्री है, सहयोग करता एक पुरुष है। और यही हमारे वैचारिकता, यही हमारे भारतीय परंपरा, हमारी भारतीय मनीषी परंपरा में यही चीज सिखाया गया। लेकिन हम चूंकि इतने पढ़ लिख जाते हैं कि हम वही सुनने लगते हैं कि बंदर हमारे पापा थे, तो बंदरों से हमारी उत्पत्ति हुई, और बंदरों के पूर्वज हमारे बंदर हैं, और हम बंदरों से पैदा हुए। इसमें आपने जब चौथी शताब्दी में ये प्रश्नों को उठाया कि किस तरीके से स्त्री हमारे वेदों का अध्ययन करती थी, किस तरीके से हमारी स्त्रियां जो है वो आचार्य हुआ करती थी, किस तरीके से उनको यह स्वतंत्रता थी कि वह अपना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहे तो कर सकती हैं, अतः आप वो अगर जीवन पर्यंत समाज सेवा या समाज शिक्षा में कार्य करना चाहे तो कर सकती हैं। जिसमें आपने उपनयन संस्कार के बारे में बताया, ये मुझे नए जानकारी पता चला कि आपने एक नया बताया कि उपनयन संस्कार भी होता था उनका। वहीं आपका यह जो क्रम था व्याख्यान का, वह दूसरे क्रम में मध्यकाल में आता है। जैसे हम सब जानते हैं कि मध्यकाल में हमारे ऊपर आतिताई संस्कृतियां प्रभावी हुई, मुगलों का आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद अंग्रेजों का आक्रमण हुआ। मैं मानता हूं कि जो हमारी सांस्कृतिक वैचारिकता थी वो इतने आक्रमणों से या इतने क्या कुठाराघातों से बहुत ज्यादा पल नहीं पाई, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाई। उस पे आपने यह अपना विचार सार गर्भित करते हुए कहा कि किस तरीके से जो स्त्री थी वो उपयोगिता वादी, जो उसकी मौलिक बोध था, जो स्वबोध था उपयोगितावादी, किस तरीके से वो समाज के लिए उपयोगी है, वह मध्यकाल में उपभोक्तावादी हो गई। और उस उपभोक्तावादी स्त्री को पैदा करने के पीछे भी स्त्री ही जिम्मेदार है। आपने ये भी बताया कि किस तरीके से हम सांस्कृतिक अपंगता में, सांस्कृतिक पंगुता में ये भूल गए कि जो हमारी मौलिक बोध था वह समाज जननी का था, प्रकृति जननी का था, ना कि प्रकृति उपयोगी का था। आपने मध्यकाल में इन बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। फिर आधुनिकता, जो आपका तीसरा और आखिरी पहलू था इस पूरे व्याख्यान का, उसमें आपने बताया कि आजकल जैसे हम शिक्षा के नाम पर, आजकल हमारे बहनें या माताएं भी किस तरीके से एक समाज निर्मात्री या समाज निर्माण में सहायक होने के बजाय समाज में किस तरीके से समस्या पैदा करा जाए, या जो वामपंथी वैचार की है जिसपे आपने चर्चा परिचर्चा किया, उसके प्रभाव में आकर के अपनी जो मौलिकता है, जो स्वबोध, जिसको आपने पूरे तीनों कालखंडों में स्वबोध के प्रश्न के मौलिकता के इर्द गिर्द पूरी धुरी को घुमाए रखा, वह स्वबोध में जो उनकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको ये बताने के बजाय कि आप समाज निर्मात्री हैं, आप सहयोगवादी हैं, आप उपयोगितावादी हैं, ना कि उपभोक्तावादी हैं, उनको प्रेजेंट किया जा रहा है आज के शिक्षा के दौर में उपभोक्तावादी। जिसमें आपने बताया कि आपके खुद के परिवार में लोगों ने कहा कि कपड़े जैसे पहनोगे तो लोग तो बोलेंगे ही, तो उनको ये समझना पड़ेगा। ये आपका प्रश्न बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि ये आज स्त्री को समझना पड़ेगा कि आप उपभोक्तावादी संस्कृति में उपभोग की वस्तु क्यों बनना चाह रही हैं। खुद ही आप खुद ही बिजनेस मार्केट में मार्केट की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका क्या सम्मान होगा। आजकल बहुत से लोग आए हैं, माय बॉडी माय चॉइस आपने वर्ड यूज किया, किस तरीके से उस पर एक डिबेट डिस्कशन हो रहा है, जबकि ऐसा हमारी मौलिकता में तो है नहीं, हमारी सांस्कृतिकता में ऐसे है नहीं। हम वैचारिकता जो आजकल पाश्चात्य की ले रखे हैं, जबकि पाश्चात्य हमारे तरफ बढ़ रहा है, पाश्चात्य संस्कृतियां हमारे संस्कृतियों को वो कर रही है। वहीं जो आपका आखिरी का व्याख्यान था वो स्त्री शिक्षा और स्त्री शिक्षा के मौलिक प्रश्नों पर जो केंद्रित होते हुए आपने कहा कि किस तरीके की शिक्षा आज के समय में स्त्रियों को उपयोगी होनी चाहिए और देनी चाहिए। इस बात में आपका यह पूरा जो आज का व्याख्यान था ये हमारे श्रोतागणों को बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से और लोकपहल के इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं दीदी, और मैं प्रार्थना करता हूं कि कभी फिर से हम आपको ऐसे ही याद करें, तो ऐसे ही दिमाग को फिर से एक नया थंडर स्ट्रॉन्ग देने वाला विचार आपसे सुनने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, आपके सुंदर व्याख्यान के निर्वचन के लिए, और दीदी के धन्यवाद के लिए। दीदी अपनी हैं, और जब भी हम लोग आमंत्रित करेंगे वो हमारे निवेदन को अवश्य स्वीकार करेंगी, और हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के इस नीति को, डॉक्टर वीके सिंह, डॉक्टर संतोष सिंह, प्रोफेसर चौहान की नीतियों को, आलोक चौहान की नीतियों को, इस विमर्श को लगातार राष्ट्र में प्रसारित करते रहेंगे। दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, और बहुत बहुत आभार अपने प्रिय डॉक्टर विवेक मणि जी को, कि मैं जब भी कहता हूं, मेरे मन में परिकल्पना आती है, उसको आकार और स्वरूप दे देते हैं। और आज दीदी से हम लोगों का साक्षात्कार हुआ, जो आत्मा का स्पर्श हुआ, जिस आख्यान से, शब्द ब्रह्म से जो हम लोग अपलावित हुए हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। उसके माध्यम आप हैं, और निश्चित रूप से नारी की देह की पवित्रता का मंथन होना चाहिए, तभी हम पथ विचलन और विमार्गी विचार से आगे बढ़ेंगे। हम अपने तन को पवित्र बनाएंगे, और तन की पवित्रता के लिए मन की पवित्रता आवश्यक है, और मन की पवित्रता के लिए हमें अपने खान पान की पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और दीदी ने इशारे में एक बड़ा महत्वपूर्ण विमर्श ये भी किया, बताया अपने गांव के 3 नदियों से घिरा हुआ जो गांव है कितनी कठिनाइयों में है। दीदी, मैं निवेदन करूं, लॉर्ड मैकाले के उस डिस्पैच में कहा था लॉर्ड मैकाले ने कि भारत को तोड़ना बड़ा असंभव है, क्योंकि भारत के गांव नहीं टूट पाएंगे। और आज स्त्री के अस्मिता का प्रश्न भी यदि अधिकाधिक रूप से सुरक्षित है, तो वो गांव संस्कृति से है, गंवई संस्कृति से है। और डॉक्टर विवेकी राय मेरे गांव के, पड़ोसी गांव के बासिंदे हैं, और उस साहित्यिक मंडली में मेरे परिवार से गहरे रूप से जुड़े थे। उन्होंने कहा, और उसको बिहारी ने भी कहा है, गंवई गंध गुलाब, जब तक वो गंध रहेगी। और दीदी, मैं पढ़ाता हूँ, बड़ी संख्या में बच्चे विभिन्न राज्यों से, जिस कॉलेज में हूँ, 17 राज्यों को स्पर्श करता है मेरा कॉलेज। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में अपनी बात रखनी पड़ती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब भी स्त्रियों में, मेरी बच्चियों में वो संस्कार है, राम का रामत्व है, कृष्ण का विवेक है, उत्कर्ष है, और शंकर जैसा मन है। कृष्ण का उत्कर्ष उन्हें पथविचलित नहीं होने देगा। हम लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। और अभी 8 मार्च व्यतीत हुआ है, और सबसे बड़ा जो दिन आने वाला है वो 22 मार्च को, जो हमारी प्रतिपदा होगी, नववर्ष होगा, और जिसमें हम अपनी अधिष्ठात्री देवी को करते हैं। और एक बात से मैं सहमत हूं, उस परिकल्पना से सहमत हूं, कि निश्चित रूप से नारी से, सकारात्मकता से ही हम आरंभ, सत्यम शिवम की कल्पना वहीं से, शिवम सुंदरम की परिकल्पना शुरुआत होती है। निश्चित रूप से पहले नारी आई होगी, और नारी का वह धैर्य, वह पेशेंस, वह मर्यादा, वह उत्कर्ष, वह आचरण, वह दुख सहने की पीड़ा, दुख ही जीवन की कथा रही वाली जो बात है, वो सब कुछ समाहित है। विवेक भी उसी में है, विवेक का उत्स भी वही है, निश्चित रूप से वही है। वो हास का विषय नहीं है, अत्यंत गंभीर विषय है। और मैं उस समीकरण से समीकृत होते हुए आपका बार बार अभिनंदन, नमन करता हूं, और वैदिष्ट को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूं। और दीदी, हम लोग फिर आमंत्रित करेंगे एक नए विमर्श के लिए। अब आयुष जी इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकते हैं। दीदी का उद्बोधन हो चुका है, डॉक्टर विवेक जी का, डॉक्टर भावेश जी का, डॉक्टर विवेक मणि जी का, शुभम जी का, और इस आभासी मंच को उपलब्ध कराने के लिए आयुष सिंघल जी, जो एकदम हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों के बीच, जनता की समस्या को और राष्ट्र की पीड़ा को ले जाने के लिए, उनका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आयुष जी, कार्यक्रम आप समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत प्रणाम दीदी।